मैं राकेश परमार। मित्रों, आज जो सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी खुशी मिली, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये मोदी के राज में ही मुमकिन है। हालांकि इसका श्रेय ओडिशा के मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन पटनायक जी को जाता है, क्योंकि दुनिया के कोई भी औद्योगिक घराना, राजनीतिक घराना, धन्ना सेठ से लेकर के और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी तक ने जब भारतीय हॉकी टीम को सहारा ने बेसहारा कर दिया, तो फिर किसी ने उसका सहारा देना उचित नहीं समझा। धन्य हो श्रीमान नवीन पटनायक जी का, बिना शोर शराबे के, बिना किसी हो हल्ला, बिना किसी प्रचार के उन्होंने पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीमों को अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया, खुद प्रायोजक बने, धन से, तन से और पूरे मन से भारतीय हॉकी का मदद किया, सेवा किया। आज उसका परिणाम है कि पुरुष और महिला दोनों हॉकी ने अपना नाम पूरे ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पताका फहराया है। और भला हो उस भला मानुष का जिसने ट्वीट करके भी नहीं कहा कि मैं प्रायोजक था। आज बहुत दिनों के बाद मैं दिल्ली निकला था, एक मित्र ने बुलाया था मुझे, तो मैं मेट्रो में चला गया। वो जल्दी बुलाया तो मैं बोला कि दिल्ली में सड़कों का कुछ ठीक नहीं है, तो मैं मेट्रो से गया। जहाँ जहाँ मेट्रो रुकी, गेट खुला, सामने केजरीवाल का चेहरा के साथ लिखा था, पदक लेके आना जी। अब उसमें मुझे नहीं लग रहा कि केजरीवाल ने क्या करना था, पदक लेके आना जी, मतलब किसी बहाने अपना चेहरा चमकाने की बात थी। कल्पना कीजिए अगर केजरीवाल सरकार हॉकी का या स्पोर्ट्स में से किसी का स्पॉन्सर की होती, तो अब तक भांगड़ा कर रहा होता वो कि देखिए मेरे वजह से हुआ, मेरे वजह से हुआ। खैर, उसके नौटंकी पर आज बात नहीं है। तो सवेरे सवेरे जो आज हॉकी ने हम सबको 41 साल के बाद खुश होने का अवसर प्रदान किया है, उस टीम को, उनके मेहनत को, उनके कोशिश को, हॉकी इंडिया को और हॉकी इंडिया को बैकिंग करने के लिए भारतीय खेल मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई बधाई के पात्र हैं नवीन पटनायक के बाद। क्योंकि भारतीय हॉकी इंडिया पहला श्रेय तो जाता है हमारे उन खिलाड़ियों को जो मैदान में उतर करके अपना पसीना बहाए। दूसरा श्रेय जाता है उस कोच को जिन्होंने उनको मोटिवेट किया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण श्रेय जाता है श्री नवीन पटनायक जी, मुख्यमंत्री उड़ीसा का, जिन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, प्रयोजन दिया और उनको फंडिंग की। उसके बाद श्रेय जाता है भारतीय खेल मंत्रालय, प्राधिकरण और नरेंद्र मोदी का। ये सीरियल है उनके प्रयोजन का। महिलाओं ने भी किया, आज कुश्ती में भी गोल्ड मेडल मिला। मैं बड़ा हम्बल हुआ कि दहिया ने कहा कि मुझे माफ़ करिए, मुझसे भूल हो गई। खेला मैं स्वर्ण के लिए था, लेकिन स्वर्ण से नीचे मिला। दहिया, आपको समस्त देशवासी प्रेम करता है। जो आपसे उम्र में बड़े हैं वो आपको आशीर्वाद देते हैं। मेरा उम्र आपसे बड़ा है, हालांकि आपका कद बहुत बड़ा है। मेरा कोई आपके कद से मुकाबला नहीं है, लेकिन उम्र भी कोई मायने रखता है हमारे भारतीय संस्कृति में। तो मैं उम्र में बड़ा हूँ, तहे दिल से आपको आशीर्वाद देता हूँ कि ये विनम्रता आप बनाए रखिएगा। क्योंकि इंसान जब कुछ पाता है ना, तो उसको झुक जाना चाहिए, आम की तरह। आपने देखा होगा कि आम में जैसे फल लगता है, आम का पेड़ झुक जाता है। और एक रेड़ का पेड़ होता है, जैसे उसमें फल लगेगा वो तर्रा जाएगा और तन जाएगा तो उसे धूप से वो फूट के जमीन पर गिरता है और आने जाने वालों के पांव तले कुचला जाता है। जबकि रस से भरा आम अगर गिरता है तो लोग उसको उठा करके खाते हैं। इसीलिए झुकना प्रकृति में भी सम्मान माना गया है। आप तो इंसान हैं, रंग आपके मेडल का चाहे जैसा भी हो, आप हमारे देश के लिए हीरा हैं, हीरे से भी बेशकीमती हैं। आप लोगों का कोई मोल नहीं, दुनिया की कोई शक्ति आपका कीमत नहीं लगा सकती। आपके बहादुरी को सलाम है, आपकी विनम्रता को सादर प्रणाम है। आज बेटियों ने भी किया
मैं बेटियों पर एक दिन अलग से करूँगा, सारे बेटियों का बाय नेम और उनकी मेहनत और उनके परिश्रम करूँगा। फिलहाल मैं अपने सभी बेटियों को जो ओलंपिक में झंडा गाड़ रही है, उम्र में बड़ा होने के नाते उनको शुभ आशीर्वाद और आपके शानदार कारनामे, मेहनत और आपके उस परिश्रम को साधुवाद। मित्रों, अब आते हैं 5 अगस्त। 5 अगस्त से पहले जब 8 PM होता था तो लोग घबरा जाते थे कि यार 8 बज गए क्या, क्योंकि जैसे नरेंद्र मोदी बहना भाइयों आज से 5 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद ये वाला चीज इनफेक्टिव हो गया। बहनों भाइयों, जो ब्लैक मनी के रूप में आपने 1000 और 500 का नोट जमा कर रखा है, घरों में गाड़ रखा है, अब वो रद्दी हो गया। अब ये लीगल टेंडर नहीं रहा, अब इसको रद्दी के भाव में बेचिए। आज वही परिणाम हुआ कि कितने राजनीतिक दल की राजनीति खत्म हो गई, कितने लोग सर्वाइवल मुश्किल हो गया। कई लोग कहते थे कि ये नरेंद्र मोदी 8 PM मार करके 8 PM करते हैं क्या। वो लोग थे जिनका 8 AM ही 8 PM शुरू हो जाता है। ऐसे लोग इस तरह की बकवास और बेहुदा बातें कहते थे। नरेंद्र मोदी देवी के भक्त हैं, गंगा जल और प्रसाद खाने वाले आदमी। उनका हर वक्तव्य उन लोगों को 8 AM में ही 8 PM का आभास देता होगा जो चोर हैं, जो बदमाश हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि डरना चाहिए उनको जो राष्ट्र विरोधी हैं, डरना चाहिए उनको जो घोटालेबाज हैं, डरना चाहिए उनको जो चोर है, डरना चाहिए उनको जो उन्होंने किसी तरह का गलत काम किया है, तो उनको डरना चाहिए। 8 PM के बाद आया जमाना अगस्त क्रांति का। आज मैं 5 अगस्त की 5 परिवर्तन, 5 क्रांतियों पर चर्चा करूंगा। मित्रों, पहला अगस्त क्रांति तो हुआ था 1857 में, जब भारत में पहली बार किसी ने सोचा था कि भाई कोई विद्रोह हो सकता है। वो था 8 तारीख को मंगल पांडे जी का अवतरण। 8 अगस्त मंगल पांडे की अवतरण दिवस, जिसमें हमारे अपने बलिया जिला के पवित्र भूमि पर उन्होंने जन्म लिया। बलिया की पावन धरती उनको अपने गोद में ली और उन्हें राष्ट्र के नाम निछावर कर दिया। मित्रों, बाघिन का दूध सोने के कटोरे में रखा जाता है, मिट्टी के बर्तन में नहीं। ये मंगल पांडे ने साबित किया कि ऐसा वीर बालक को जन्म लेना पड़ा तो उन्होंने दुनिया में अगर कोई सबसे पवित्र भूमि ढूंढा, कोई भूमि खोजा, तो वो था बलिया का पावन धरती। बलिया धन्य हुआ और बलिया की वजह से आप धन्य हुए। बलिया के लाल और पूर्वांचल के उस सलाम को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। 2 अगस्त क्रांति 1942 में हुआ, जिसके वजह से हम सबों को आज़ादी मिली। वो अगस्त क्रांति के रूप में मशहूर है। 9 अगस्त के बाद से वो जो कार्यक्रम है वो आपको पता ही है। अब आते हैं आधुनिक अगस्त क्रांति। देश आज़ाद होने के बाद, नरेंद्र मोदी के शासन में आने के बाद, वो सबसे पहले वो अगस्त क्रांति की बात करते हैं जो 5 अगस्त 2019 को हुआ। 5 अगस्त 2019 को जिस चीज की कल्पना तक लोग नहीं कर सकते थे कि ऐसा भी होगा क्या। अच्छा, धारा 370, हाँ, छू के तो देखो, धारा 370 पर ताक के तो देखो, कतला मच जाएगा। यहाँ तक कि जब धारा 370 को हटाया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, तो दुनिया से ज्यादा हमारे संसद में हो हल्ला हो रहा था। वो सब लोग भारत के बाहर के लोग नहीं थे, भारतीय थे, लेकिन वो चेहर लगा कि भाई इतना बड़ा काम नरेंद्र मोदी कर दिया, अब तो ये चीर अमर हो जाएगा। और राजनीति में कोई राजनीतिक उसको चीर अमर कैसे होने देगा, इस बात का अफसोस था। इस बात का कम अफसोस था कि 370 हट गए। 370 हटने पर तो कश्मीरी नेता, जो कश्मीरी के लोग हैं, कश्मीरियत जो पसंद करने वाले लोग, उन लोगों ने खैर मकदम किया, उन लोगों ने उसको तहे दिल से लिया, उन लोगों ने उसका खुले मन से स्वागत किया कि बहुत बढ़िया काम था। 370 हट गया, क्योंकि 370 आने से 3 लोगों को फायदा था और बाकी पूरे कश्मीर को नुकसान था, मतलब पूरे जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख। पहला आदमी जिसको फायदा था वो था वहाँ का राजनीतिक परिवार, जो राजनीति में हो, कांग्रेस में हो, फारूक अब्दुल्ला का परिवार हो, मुफ्ती मोहम्मद का परिवार हो, इन परिवारों को था, क्योंकि इन्हें
सेना के विरुद्ध लड़ने की संगुफा दिखाना पड़ता था। विदेशों से आना फंडिंग आता था, भारत विरोधी शक्तियां इनको पैसा देती थी। आतंक से लड़ने के लिए केंद्र सरकार अनाप शनाप फंडिंग करती थी। वो सारा फंडिंग वाला आपस में बंटवारा कर लेते थे, बंदरबाट होता था। जम्मू कश्मीर के विकास में एक ढेला नहीं लगता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कोई काम ही नहीं था जिसमें विकास हो। दूसरा फायदा था आतंकवादियों का। जो छटा हुआ बदमाश भी नहीं था, जो आतंकी में तो गली का गुंडा था, वो भी लोगों को कहता था कि मैं फलाने गिरोह का आतंकी हूँ, और लोग उसके सामने सरेंडर कर देते थे, उसकी मनमानी मुराद पूरी कर देते थे। जब जिसके मर्जी में आता था उसके घर में घुस आता था, कोई कुछ नहीं बोलता था। आओ भौकत में अगर कोई कमी रहती थी तो गोली मरवा देता था या मार देता था। तो दूसरा फायदा उसको था। और तीसरी फायदा कई तरह के और लोगों का था जो टीवी पर जम्मू कश्मीर के आतंक का पक्ष लेते थे, जम्मू कश्मीर के विषय में बात करते थे, और वो जो पत्थरबाजी को उद्योग बनाते थे। जो पत्थर फेंकते थे वो ज़्यादा जिम्मेवार नहीं है, जिन्होंने पत्थर दिया था वो ज़्यादा जिम्मेवार है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कोई रोजगार तो था नहीं, कोई व्यवसाय तो था नहीं, तो वहाँ का युवा कहाँ से सर्वाइव करेगा। तो उसके पास पत्थर फेंकने का काम था, 500 रुपये लीजिए और पत्थर फेंक दिया। तो वो हाथ कम और वो सोच ज़्यादा जिम्मेदार थी जो उन्होंने पत्थरबाजी किया। नरेंद्र मोदी की सरकार आई और नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 और 35A को हटाया, और अब उसको पूर्णतः भारत का कानून, एक विधान एक निशान एक संविधान, जिसके लिए आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय साहब का हत्या हुआ, जिसके लिए दीनदयाल उपाध्याय साहब ने अपनी कुर्बानी दी, अपना बलिदान दिया, वो अब साकार हुआ। अब जम्मू कश्मीर में एक विधान एक निशान और एक संविधान है। अगली क्रांति हुई 5 अगस्त 20 को, जब इन लोग कहते थे कि मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। वो भी पावन दिन आया 5 अगस्त 2020, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के पवित्र जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च निर्णय से ये साबित हुआ कि मर्यादा पुरुषोत्तम जन्म लिए थे, वो उनका जन्म स्थान था। तुलसीदास जी ने बेशक लिखा हो कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज उद्भवचारी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भगवान राम जन्म लिए थे माता कौशल्या के गोद में, और वो जन्मभूमि वो था जिसको पूरा तत्व विभाग बता रहा है, जिसकी साइंटिफिक एविडेंस है, जिसका इतिहास में प्रमाण है। और वो जमीन में अगर कोई खुदाई भी हुई, वहाँ भी राम मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, अयोध्या नगरी में हुई है। इस तरह का जब साबित हो गया तो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अब जन्मभूमि का मार्ग प्रशस्त हुआ, अब आप वहाँ पर भव्य मंदिर बना सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को उसमें भूमि पूजन की, और अब मंदिर बन रहा है। आज 5 अगस्त की 5वीं परिवर्तन पहला सालगिरह था। पूरे देश प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर बनने के नाम पर कोई विवाद, कोई फसाद किसी तरह का गवाह नहीं। मतलब इस देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई मर्यादा पुरुषोत्तम को आराध्य मानने वाले सब, मर्यादा पुरुषोत्तम को अपना खुदा के बराबर मानने वाला मुस्लिम समाज, उन्होंने कहा कि एक अच्छा बात हुआ कि ये कलंक हट गया। इसी के नाम पर राजनीति होती थी और इसी के नाम पर हमको डराया जाता था, वो एक तरह से कलंक खत्म हो गया। कई मुस्लिम संगठनों ने कहा था कि बाबर से हमारा क्या मतलब, बाबर का माँ मंगोली और बाप विदेशी था, हमारा तो उससे कुछ संबंध नहीं हो, तो भारतीय था भी नहीं, तो हम उसके नाम पर मारामारी क्यों करें। अच्छा हुआ एक कलंक का टीका उसके नाम पर भारत की पवित्र भूमि में था, वो मिटा, और वहाँ पर भारत का बच्चे, भारत का जन्मा, भारत का भगवान, भारत का आराध्य और कई भारतीयों का देवता मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम के नाम पर भव्य मंदिर बनेंगे। और उसका शिलान्यास का कार्यक्रम हो चुका है। उद्घाटन का कार्यक्रम मेरे ख्याल से 2023 में प्रस्तावित है, जैसा कि उसके ट्रस्टियों ने कहा कि 2023 में पूजा प्रारंभ हो जाएगा और 2025 तक कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। वो दिन भी आने वाला है। ये 5वीं और अंतिम परिवर्तन थी जो आज देखने को मिला।
मित्रों, इन सब परिवर्तनों से ज़्यादा बड़ा परिवर्तन जो हमारे देश में हो रहा है वो हो रहा है विचारों का परिवर्तन, वो हो रहा है लोगों में सोचने का परिवर्तन, लोगों का सोच परिवर्तित हो रहा है। ये है मोदी है तो मुमकिन है। दुनिया अचंभित है कि एक चाय वाले ने कितना हृदय परिवर्तन किया भारतीयों का। कल्पना करिए अगर गाय वाला आ गया तो क्या होगा। मैं तो वो दिन के याद करके खुशफहमियाँ पाल रहा हूँ कि यार उस दिन क्या होगा जब गाय वाला आ जाएगा। मित्रों, आज इस चाय वाले और गाय वाले की जुगल जोड़ी ने क्या क्या किया है और क्या क्या संभव किया है उसकी कुछ बानगी देता हूँ। वो भी अगस्त क्रांतिकारी जैसा ही कदम है। जो समाज हमारे पंडित जी लोगों को विदेशी कहता था, जो समाज कहता था कि हम मूल निवासी हैं और आप विदेशी हैं, जो राजनीतिक दल तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार कहता था, जो समाज हिंदू धर्म में विघटनकारी की जिम्मेवारी पंडित जी लोगों को कहता था, जो समाज कहता था कि पंडित जी गोबर की गणेश की पूजा करवाते हैं, हम इसको नहीं मानते हैं, आज वो समाज जगह जगह पूज्य ब्राह्मणों का पाव पूजी करा रहे हैं। कोई राजनीतिक दल किसी हिंदू समाज का सार्वजनिक अभिनंदन वंदन और पूजन करे, वो भी ब्राह्मण का, ये भी विलक्षण अब परिवर्तन है। ये मोदी है तो ही मुमकिन है। नहीं तो ये कहा जाता था कि हिंदू समाज को बांटने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो ब्राह्मण को जाता है। कुछ राजनीति के विबुद्धि वाले लोग जिन्हें 8 AM में ही 8 PM का असर होने लगता है, उनका दिन भर का वक्तव्य सुनिएगा तो ऐसे लगेगा कि यार ये AM में है कि PM में है। उन लोगों का मानना था कि ब्राह्मण 1%, 2%, कुछ परसेंट है और शासक में और फलाने डी में इतना परसेंट है। आज वो सब पे सब परशुराम जी का आदमकद प्रतिमा पूरे देश में लगवा रहे हैं। जो मुलायम सिंह का परिवार कहता था कि ब्राह्मण ढोंग करता है, इस देश में वही कॉम्बिनेशन है कि मुस्लिम यादव ही इस देश के नागरिक है, बाकी सबके सब नहीं है। अगर कोई बेनिफिट दी जाएगी तो मुसलमानों को दी जाएगी और यादवों को दी जाएगी, बाकी को बिल्कुल नहीं दी जाएगी। और उन्होंने अपने कार्यों से किया भी, निर्दोष कार सेवकों को गोली चलवा दिया कि ये सब ब्राह्मण लाभी है और ब्राह्मणपंथी है। आज वो ब्राह्मण सम्मेलन आज जनेश्वर मिश्रा के जन्मदिन पर कर रहे हैं। आज हमारे बलिया के जनेश्वर मिश्रा का जन्मदिन भी था। आज उन्हीं के जन्मदिन को पूरे प्रदेश भर में ब्राह्मण सम्मेलन और ब्राह्मण के नाम पर साइकिल यात्राएं निकाली जा रही। ये मोदी है तो मुमकिन है। अगर कहीं योगी आ जाएगा तो मैं बार बार यही लोगों को कह रहा हूँ कि भाई अब ये सुधर जाओ, क्योंकि जो कुछ करना वो मोदी जी के युग में कर लो। क्योंकि बाद में मुझे याद है बड़ा, मैं आपको बता देता हूँ कि कांग्रेस जन, क्योंकि मेरी भी उम्र 50 वर्ष के करीब हो गई, कांग्रेस जन कहते थे कि अटल जी तो ठीक है, आडवाणी बिल्कुल सांप्रदायिक है, विस्फोटक बात करते हैं, आग उगलती भाषण देते हैं, इस आदमी के साथ संबंध बनाना देश के लिए घातक है, इस आदमी का जीतना, इस आदमी के नीतियों को मानना देश तोड़ने जैसा है। अब जब मोदी जी आ गए तो वो सब के सब आडवाणी जी में संत दिखने लगे। वो वाकई आडवाणी जी संत ही थे। अब वो लगे कि नहीं, मोदी एक्सट्रीम हिंदूवादी है और मुसलमानों के लिए खतरा है। अब मैं ये कल्पना कर रहा हूँ कि जो लोग आज मोदी को खतरा मान रहे हैं, अगर योगी जी आ गए तो क्या कहेंगे। इसीलिए आपके पास समय है कि आप बेवजह बेबुनियाद बेमतलब का बकवास ना करें। नहीं तो योगी जी के लिए तो किसी क्रांति की बात नहीं, वो 365 दिन क्रांति में रहते हैं, 365 दिन चार्जे रहते हैं। योगी जी एक ऐसा नेता है कि उन्होंने ये नहीं देखा कि ये आदमी बड़ा माफिया है, इस आदमी के नाम की धर्मस पूर्वांचल में है, इस आदमी के नाम की धर्मस पश्चिमांचल में है, इस आदमी के नाम की धर्मस पूरे प्रदेश में है, देश में है। उनके सामने आया, वो गया। अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला, चाहे वो कितना हो बड़ा आतंकी हो, माफिया हो, गुंडा हो, जन समर्थन के बल पर वाला हो, जन समर्थन का दावा करने वाला हो, वो अवैध काम करते पकड़ा गया
वो या तो जेल गया या मारा गया। कल्पना करिए अगर ये फुल फॉर्म में पूरे देश में आ जाते हैं तो क्या होगा। इसलिए अगस्त क्रांति में 5 ही क्रांति पर अंतिम विराम लगाइए। अगर कहीं छठा क्रांति के विषय में योगी जी ने सोच लिया तो उन लोगों का क्या होगा जो राजनीति में दहशत बनाने के लिए ही आए हैं और राजनीति में दहशत की कीमत पर ही रह रहे हैं। इनमें जन सरोकार से कोई मतलब नहीं है, जनहित से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग मोदी युग में ही समाप्त हो गए थे, जोगी युग में तो खत्म ही हो गए। क्यों? क्योंकि मोदी जी के वजह से जातीय बंधन टूटा था, क्षेत्रीय बंधन टूटा था, ऊंच नीच अगला पिछड़ा का बंधन टूटा था। हर भारतवासी टूट के मोदी को आशीर्वाद दिया था। अगर ऐसा नहीं होता तो 300+ सीटें नहीं आती। इसी तरह की परिवर्तन की जरूरत है देश हित में। इसी तरह की परिवर्तन की जरूरत है आदमी के स्वहित, क्योंकि बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, तभी तो कुछ करेगा इंडिया। और आपके मन में कोई बेमतलब का फितूर नहीं होगा तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चिंतित मन चिंता में ही लगा रहता है, चितवन की तरफ नहीं जाता। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें। चूँकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और उनके स्वास्थ्य कर्मियों के वजह से कोरोना का प्रभाव कम है, इसीलिए समाचारों पर नहीं है, लेकिन कोरोना अभी वैसा ही है। आज मैं निकला था, मास्क का बहुत सख्ती से प्रयोग में नहीं देख रहा हूँ। जहाँ पुलिस का खतरा नहीं है वहाँ मास्क नहीं है। कृपया कोरोना के डर से मास्क पहनिए। पुलिस वाला तो फिर भी 1000-2000 या 100-500 में छोड़ देगा, कोरोना वाला तो नहीं छोड़ रहा है। आपने देखा है, इतने के बाद भी आप पर लापरवाह है तो ईश्वर आपका मालिक है। जय हिंद, धन्यवाद।